वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का। हमारे साथ अब्दुल फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। बताइए, आपका सवाल आपने हमें भेजा है। लमसम इन्वेस्टमेंट करना है हमें। 5 लाख रुपए आपको एक मुश्त डालने हैं। फिलहाल आपके पास 15 साल के लिए 5 से 10 के बीच में और 15 से 20 साल का समय सीमा रहेगी। 5 से 10 साल के बीच का भी एक लक्ष्य है? नहीं, 2 लक्ष्य है मतलब? रुपए 5 से 10 अच्छा, लाख 5 से 10 सर लाख 5 लाख हैं या 10 लाख रुपए हैं? 5 लाख मानिए। 5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 15 साल के लिए जी। कोई खास लक्ष्य जो इस राशि के जरिए आप पूरा करना चाहते हैं? कोई आर्थिक लक्ष्य? जी, बच्चों की शादी के लिए। ऑलराइट। हेमंत जी, कोई आपको सवाल पूछना है अब्दुल से? जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनका जो रिस्क प्रोफाइल यानी क्या वो कंफर्टेबल है अगर थोड़ा रिस्क हो इनके पोर्टफोलियो में, या फिर वो थोड़ा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अब्दुल, आपके पैसे चलेगा, क्योंकि अगर आपको इक्विटी ओरिएंटेड रणनीति अगर सुझाई जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लंबे टाइम के लिए 15 से 20 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं हम। चलिए ठीक है, बताएं हेमंत जी। देखिए कविता, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो इनका टाइम होराइजन देखना, और इन्होंने जैसा कहा कि 5 लाख रुपए का इनके पास इन्वेस्टमेंट करनी है इनको, और 5 लाख क्योंकि लमसम है और समय इन्होंने कहा जैसे 15 से 20 साल इनके पास है, तो काफी लंबा समय है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक तरीके से एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इनके पास ये लमसम है। तो सबसे पहले तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बट जैसा इन्होंने कहा कि रिस्क पे इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लंबा समय है इसके पास, तो जाहिर सी बात है ऐसे में वो प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक फंड जैसे वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड, इस तरह के फंड देख सकते हैं। बट अगर वो रिस्क को थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा अगर इक्विटी में जाए, तो फिर मुझे लगता है वहाँ पे हाइब्रिड फंड जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड वो एक काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट लेवल के हिसाब से इक्विटी का एक्सपोजर कम या ज्यादा होता है। तो उसमें जैसे आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज या फिर कोटक बैलेंस एडवांटेज, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय पे जिस तरह का मार्केट है, चाहे आपके पास लंबा समय है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसको सिस्टमेटिकली, जैसे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से इन्वेस्ट करें। पूरा पैसा जो है एक साथ मत लगाइए। तो मैं चाहूंगा कि अगले 6 महीने में आप हर महीने इस पैसे को लगाइए। आप जिन फंड को चुने उन्हीं म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में अगर आप पैसा लगाएं, और वहां से फिर अगर आप इसको ट्रांसफर करते रहे हर महीने, तो उससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट जो एवरेजिंग मिल जाएगा आपको। स्टार्टिंग में ही आप अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहते कि आपने पैसा डाला और मार्केट थोड़ा गिर गया। तो आई थिंक शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो आपको लंबे समय तक वहां पे बने रहने के लिए मदद करेगा। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए। और मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजी बताई हैं। अगर आपको प्योर इक्विटी में जाना तो 3 फंड आपको बताएं, और अगर आपको थोड़ा कंट्रोल्ड रिस्क चाहिए तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को देख सकते हैं। अब्दुल, कोई और सवाल पूछना है आपने? आप वापस से रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लमसम किस में डालना चाहेंगे, नाम बता सकते हैं? कौन से 2-4 फंड बताए थे? अपने आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वो हमारे एक्चुअली जो शो है वो हमारे चैनल के यूट्यूब में भी जाता है, वहां से आप एक बार वापस से शो देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे दर्शकों से बात करेंगे। और मानसी पंडोले का सवाल मैं लूंगी। ये फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही, लेकिन हमारी कोशिश है कि इनसे बात हो जाए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी चाहिए होगी। इन्हें 7 साल में 10 लाख रुपए चाहिए और ये पहली बार शायद निवेश कर रही हैं बाजार में, और इसीलिए ये रणनीति चाहती हैं। लेकिन मानसी, आप कितना बाजार को समझती हैं और कितना निवेश कर पाएंगी, इस सब की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो अच्छा हुआ आपने बाजार में निवेश करने के बारे में सोचा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उस बारे में। और आपने अच्छा हुआ ये सवाल हमसे नहीं पूछा कि बाजार में क्या निवेश करने का ये सही समय है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जब पहली बार निवेश कर रहे होते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी दुविधा होती है। और जिस तरह से हम बाजार में अनिश्चितता का माहौल देख रहे हैं, बहुत सारे निवेशक इस टाइम पर बाजार में निवेश करने से
डरते भी हैं। बहरहाल अर्णव जी, हमारे पास क्लैरिटी तो नहीं है कि कितना पैसा निवेश कर पाएंगी मानसी, लेकिन फिर भी अगर मैं 10 लाख रुपए चाहूँ 7 साल में, तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, मुझे कितने की SIP करनी होगी? देखिए 7 साल का जो समय है वो इन अ वे आपको लगता है कि लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है क्योंकि आप SIP कर रहे हो। तो एक्चुअली एवरेज एज इसका आधा हो जाता है, तो वो 3.5 साल का हो जाता है। बट क्योंकि आपके पास 7 साल है, आप इनिशियली एक इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पर आप ध्यान दे सकते हो, और जैसे जैसे अब गोल नजदीक आए, खास करके पिछले लास्ट के 2 साल में, तब आपको वहां से अमाउंट डेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप अराउंड 8,000 पर मंथ का निवेश कर रहे हो तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट दिया हुआ है वो बहुत बड़ा नहीं है और आपके पास इफेक्टिवली काफी समय है। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो अर्निंग्स होगी वो लीनियर अर्निंग्स नहीं होगी, यानी कि आपको हर साल सेम अमाउंट या एक रेगुलर इनकम की तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप इनिशियली एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो और वहां पर इक्विटी का आपका रुझान ज्यादा है, तो उसको आपको एक समय देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस प्रकार के अप्रोच में एक रिस्क ये भी रहता है कि जब आपका समय आ जाए पैसा निकालने के लिए, अगर तब मार्केट कंडीशंस वीक हो, तो फिर आपके उस समय के पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक एंड डेट तक, जब आपको गोल अचीव करना है, तब तक आपको अपना समय के लिए उसको वेट नहीं करना है, लेकिन 2 साल पहले से ही पार्टली अमाउंट आपको सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट की ओर ट्रांसफर कर देना। तो अगर आप ये चीजें ध्यान में रखते हैं और तुरंत ही शुरुआत कर देते हैं, तो जो अचीव करना है गोल वो काफी आसान हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो रकम इनको चाहिए वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसीलिए जो अमाउंट जो निवेश करना है वो भी थोड़ा कम है, तो वो अचीवेबल हो सकता है। लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना कुछ और सवाल इनके बिहाफ पर पूछे जा सकते थे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये शो यूट्यूब पर देख लें और अपने लिए सलाह नोट डाउन करें। रौनक कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर है। रौनक नमस्कार, हाउ आर यू? रौनक, चलिए रौनक से फिर से बात होगी। रौनक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो रौनक जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से की है? आप केवल 24 साल के हैं और आपने 25,000 रुपये निवेश किए हैं FD में। उसके अलावा आपने कैनरा बैंक को मैं 25,000 पर मंथ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। 25,000 पर मंथ आप बैंक FD कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी 2 SIP चल रही हैं, एक टैक्स सेवर फंड में, एक फ्लेक्सी कैप में, है ना? हाँ। 15 साल के बाद आपको कितना इकट्ठा करना है? 15 साल के बाद इतना हो जाएगी एक प्रॉपर्टी और बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो उस हिसाब से। चलिए, NPS में भी आपने पैसे डाल रखे हैं, 11,000 रुपए हर महीना आप डाल रहे हैं। अच्छा, एक टैक्स सेविंग फंड आपके पास है, एक और चाहिए? नहीं, ये टैक्स सेविंग फंड अच्छा है या फिर इसका कोई और ऑप्शन है क्या? कितने साल से निवेश कर रहे हैं इन 2 फंड्स में? अभी पिछले साल अप्रैल से कर रहे हैं, लास्ट ईयर में, यही इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से। अच्छा, अगर ये FD आपको रोकने को कहा जाए और ये पैसा आपको इक्विटी में डालने को कहा जाए तो चलेगा आपको? हाँ। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हेमंत जी, थोड़ी सी लक्ष्यों में क्लैरिटी की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कितना इनको कॉर्पस इकट्ठा करना है, उसको लेकर हम शायद इनको समझाइश दे सके, लेकिन
ओवरऑल अच्छी बात यह है कि इनकी सैलरी 60,000 की है, फिर भी ये जो अमाउंट निवेश कर रहे हैं, बचा पा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। काफ़ी हद तक इनको पता है कि इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपके पास सही होनी चाहिए, जैसे कि पता होना चाहिए कितने साल निवेश करना है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्होंने कोशिश भी की है, हालांकि भले ही उनको थोड़ा सा हमें छांटना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ भी नहीं पता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना होगा इनके पूरे पोर्टफोलियो को और इनको एक सही दिशा देनी होगी। हेमंत जी बताएं। जी कविता, आई थिंक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो काफ़ी यंग है, 24 साल के हैं और इतनी कम उम्र में बिल्कुल स्टार्ट ऑफ करियर में कह सकते हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत की है। ऑब्वियसली जब आप इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सेविंग का एटीट्यूड कैसा है। अगर वो अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो है वो सही तरीके से बने, आपके रिटर्न यहाँ पे बेटर हो। जैसे हम देख सकते हैं कि 60,000 रुपये में से 25,000 रुपये हर महीने वो एफडी कर रहे हैं, 9,000 रुपये की उनकी एसआईपी है, 11,000 रुपये वो एनपीएस में डाल रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी परसेंटेज जो है उनकी जो सेविंग की है वो इन्वेस्टमेंट में जाती है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इनके जो गोल हैं इन्होंने कहा वो लंबे समय के हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे इनका फोकस होना चाहिए कि जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उनके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो फिर वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगी और एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम होगी। तो आई थिंक जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि सेविंग एटीट्यूड कैसा है, अगर वो सही है, जो इनके केस में बिल्कुल सही है, तो आई थिंक पोर्टफोलियो को रास्ते पे लाना या ठीक से उसको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहला जैसा आपने उनको सही कहा कि उनकी जो एफडी में जो हर महीने पैसा लगा रहे हैं वो वहाँ से मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी ऑप्शन है। लंबे समय के लिए आपको इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके एक से ज़्यादा गोल हो तो दोनों गोल्स को वेल डिफाइन कीजिए, कितना समय है, कितना टारगेट है, वो लेके चलिए। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि चलिए जितना पैसा इकट्ठा होगा वो ठीक है, वो शायद वो सही नहीं है, क्योंकि जब आप यंग एज में शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको अपने गोल्स को रिवाइज भी करना है, तो एक थोड़ा टारगेट बना लीजिए। बट कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी 2 इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत अच्छी है। टैक्स सेविंग में कैनरा रेमेको टैक्स सेवर एक डिसेंट फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, बट फिर भी अगर आप चाहें कि दूसरा फंड उसमें शामिल करना तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा आपको आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड। जहां तक दूसरी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 3 फंड जो वेल डाइवर्सिफाइड है, वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये आपको तीनों सेगमेंट जो है मार्केट के और जिस तरीके का एक्सपोजर आपको चाहिए वो वहां पे मिलेगा। तो शुरुआत आप इन फंड से कर सकते हैं, बट आई थिंक उससे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप जो भी गोल्स हैं आपके उनको समय दीजिए, कितना समय है आपके पास और कितना टारगेट होगा, और टारगेट को रिवाइज करते जाइए, ताकि ये आपको पता चलता रहे कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो वाकई में एडिक्वेट है या नहीं, कि ये आपको उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें जो आपको बदलाव करनी है, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसा मैंने कहा, सेविंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसको आप बरकरार रखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़े कोशिश कीजिए और पैसा इन्वेस्ट करने की। तो आई थिंक शुरुआत बहुत अच्छी है, सिर्फ एलोकेशन थोड़ा चेंज करना है और डिसिप्लिन लेके आना है और सही एसेट एलोकेशन में जाना है। द बेस्ट रौनक। अशोक मित्तल मेरे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? अशोक जी नमस्कार। जी जी, कैसे हैं सर आप? फाइन जी। कैसे हैं सर, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। और राइट सर, आपने एसबीआई मैग्नम कॉन्सेल मैच्योरिटी फंड में 5 लाख रुपए डाले हैं, एनपीएस में आपका निवेश चल रहा है 50,000 का। एसबीआई मैग्नम कॉन्सेल मैच्योरिटी फंड में आपने लगभग 9.5 लाख रुपए डाले हैं। अभी ये जो निवेश है सर जी, ये बताएं, ये जो निवेश है आपका, इसमें से आपकी मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से सर? ऐसे है मैम कि जैसे एसबीआई कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड है, अब तो 2 साल से कोई रिटर्न उसमें आ नहीं रहा है। वैसे तो क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले लगाया था, आज की डेट में 2-2.5 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट है, गेन है, पर आगे 2 साल से कोई रिटर्न नहीं आता। मैं चाहता था कि जिससे मुझे टैक्स भी कम लगे, मुझे कहाँ शिफ्ट करना चाहिए इस पैसे को जिससे कम से कम 8-9% रिटर्न आ जाए, बिकॉज आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। ऑलराइट। तो एक हाँ जी हाँ जी। और सेकंड था जो मैग्नम फंड है, उसके अंदर भी रिटर्न बहुत स्लो आ रहा है। और थर्ड जो है एनपीएस
टायर 2 में लगा रखा है। मैं चाहता था अगर मैं उसको निकालूं तो विड्रॉवल पर टैक्स तो नहीं लगेगा, ये मेरी इनकम में तो नहीं ऐड हो जाएगा? ओके, ठीक है सर, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। अर्नब जी बताएं, क्या रणनीति हो, इनको कहाँ पैसे निकाल कर कहाँ डालने चाहिए आप? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको ये समझना होगा कि जो एग्जिस्टिंग फंड है वो किस प्रकार का फंड है और वहां पर परफॉर्मेंस आपको शायद 2 साल से क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जो एसबीआई का कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड है वो एक डेट फंड है जो 10 इयर्स कांस्टेंट मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर ये कोशिश करता है कि इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो और उसकी एवरेज मैच्योरिटी अराउंड 10 इयर्स हो। तो उसमें जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो डायरेक्टली आज की तारीख में फॉर एग्जांपल 2032 के 10 ईयर जीसेक जो पेपर है उसमें होगा और थोड़ा जो बाकी की रकम है वो आसपास के 31, 33, 35, 2035 इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। तो ये एक डेट फंड है जो इस प्रकार के 10 साल की कांस्टेंट मैच्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब इसका जो परफॉर्मेंस है वो डेट मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि पिछले 1-1.5 साल से क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें ब्याज दरें बढ़ रही है, आरबीआई रेट्स बढ़ा रही है, ओवरऑल मार्केट में यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो इससे कोई भी डेट फंड हो और खास करके लॉन्ग टर्म डेट फंड हो तो उसका जो वैल्यू है नेट एसेट वैल्यू वो इस प्रकार के बढ़ते ब्याज दर के सिचुएशन में वो कम होता जाएगा क्योंकि बॉन्ड्स के प्राइसेस गिर जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल में जैसे जैसे रेट्स बढ़ना शुरू हुए, ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट में डेट का यील्ड बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपका रिटर्न ऑब्वियसली शायद कई समय के लिए नेगेटिव भी हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम डेट सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो में उसको देखें तो क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है यानी कि इसकी मैच्योरिटी एवरेज 10 साल के बाद है, तो इसीलिए जब भी रेट्स बढ़ती है तो इस पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू एन इंस्ट्रूमेंट या कोई सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी कम समय की। तो इसीलिए ये फंड परफॉर्म नहीं करता है। अब आगे जाते हुए जैसे जैसे रेट स्टेबिलाईज हो जाएंगे इकोनॉमी में और जैसे रेट्स कम होने शुरू होंगे तब परफॉर्मेंस में रिवर्सल आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ आगे जाते हुए सिचुएशन अगर आप उसे देखें तो जैसे ही ओवरऑल इकोनॉमी में रेट्स कम होते जाएंगे और हम ऐसा मानते हैं कि ओवरऑल जो रेट साइकिल है उसमें हम पीक के नजदीक है तो और शायद 1-2 रेट हाइक्स आ सकते हैं लेकिन उसके बाद स्टेबल होके आगे जाते हुए रेट्स कम भी होंगे, तो तभी ये फंड का परफॉर्मेंस सुधरेगा। अब आपके लिए क्योंकि आप रिटायर्ड हो, आपको एक डेट एक्सपोजर ही चाहिए, तो आपका ऑप्शन इसके सामने कोई दूसरा डेट फंड ही है। तो इसीलिए या तो आप इस एग्जिस्टिंग फंड में बने रहे या सिर्फ अगर आपके पास एक ही फंड है तो फिर आप इसमें से बदल के आप दूसरे प्रकार के फंड्स में जाए। लेकिन वहां पर भी अगर आप डेट फंड्स में रहेंगे तो सिचुएशन सिमिलर रहेगा। जब तक ओवरऑल इकोनॉमी में रेट्स स्टेडी नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इसके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट दिखेगा। तो ये थोड़ा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देता रहेगा जब तक यील्ड्स बढ़ रहे हैं। जैसे ही यील्ड्स स्टेबल हो जाएंगे आपको इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखेगा और जैसे रेट्स गिरने शुरू होते हैं तब इसका परफॉर्मेंस अबव एवरेज हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास इसके अलावा ऑप्शंस 2-3 है। एक तो यहाँ आपको एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में जाए जहां पर आपको यील्ड टू मैच्योरिटी पता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड वो होता है जहां पर आप तय कर दें कि शायद मुझे मान लीजिए पैसा 2027 में या 2028 में या 2030 में चाहिए, तो उस समय का एक टारगेट मैच्योरिटी फंड ले ले। तो उसमें जो यील्ड टू मैच्योरिटी आज की तारीख में है, अगर आप वो फंड की मैच्योरिटी होल्ड करते हैं तो आपको वो यील्ड मिल या रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो पीएसयू बैंकिंग फंड है वहां पर जाए तो वो भी एक ऑप्शन होगा। लेकिन जैसे मैंने समझाया सिचुएशन
होगा विद रिस्पेक्ट टू द डेट मार्केट। चलिए अशोक मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर सवाल भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया हो, जवाब भी समझ में आ गया हो, और सीधा हम रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं कर पाते लेकिन चाहते हैं कि आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट एसेट क्लासेस में वो कंट्रोल रहे, तो हाइब्रिड फंड को अपने पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा बनाइए। उसमें 6 कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं: इक्विटी सेविंग, बैलेंस एडवांटेज, एग्रेसिव हाइब्रिड, डेट हाइब्रिड। तो काफी, जैसे मैंने कहा, वैरायटी ऑफ डेट फंड्स हैं, वो आपको रेंज देंगे कि उनमें कितना पैसा इक्विटी, डेट या आर्बिट्राज या गोल्ड में जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे रेंज, उसके हिसाब से आप जाइए। तो स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डिसाइड नहीं कर पाते, हाइब्रिड फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपके पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा होना चाहिए। अर्णव जी, कोई भी आपका निवेश हो, कोई भी मार्केट हो, इक्विटी, डेट, गोल्ड, तो वहां पर सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो आपको यूफोरिया का समय भी दिखेगा और फिर निराश होने का समय भी दिखेगा। लेकिन इससे जब आप निवेश कर रहे हो इन एसेट क्लासेस में, मार्केट के सेंटीमेंट के साथ आपका जो आउटलुक होता है वो भी इसी तरह बदलना नहीं चाहिए। आपको अपने गोल के मुताबिक एक पोर्टफोलियो बनाना है और फिर उसके साथ बने रहना है। तो इसीलिए आप मार्केट सेंटीमेंट के साथ अपना निवेश में बदलाव मत कीजिए और इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहिए और अपने निवेश में बने रहिए। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं। अर्णव जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते हम हमारा व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहे हैं स्क्रीन पे, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। नमस्कार।